हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, आदित्य अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी अचानक वरुण हमेशा की तरह बिना नॉक किए ही अंदर आ गया और आदित्य को रिपोर्ट करते हुए बोला, सर, मिस्टर राघव आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उसे अंदर ले आओ, आदित्य ने बिना अपने काम से ध्यान हटाए ही कहा। राघव उसके ऑफिस पहले भी कई बार आ चुका था, इसलिए आदित्य के लिए ये कुछ नई बात नहीं थी। वरुण बाहर गया और 2 मिनट राघव के साथ वापस आ गया। राघव एक अच्छी फिजिक और हैंडसम लुक्स वाला आदमी थी। हाइट भी उसकी बिल्कुल आदित्य की जितनी ही थी। देखने में तो वो आदित्य से बस उसके हैंडसम लुक्स से ही मात खा रहा था। बाकी सब उसका आदित्य की तरह ही था। इनफैक्ट उसके पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी थी, बिल्कुल किसी मेल मॉडल की तरह ही। उसकी हल्की बियर्ड उसे काफी चार्मिंग भी बना रही थी। उसके अंदर आने के बाद भी आदित्य अपने काम में ही लगा रहा और उसने तो राघव को हाय तक नहीं बोला। आदित्य को देखते ही वो बोला, भाई, ये सही नहीं है। मैं इतने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन अब तो एक बार भी मेरे हैंडसम फेस को देख भी नहीं रहा। लगता है आपने मेरे इस हैंडसम फेस को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। उसकी बात सुनकर वरुण दबे मुंह हंसता है। इस टाइम राघव आदित्य से अटेंशन पाने के लिए इतना क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहा था, जबकि ये वही शख्स था जिसके नाम को सुनकर ही पूरा देश थर थर कांपता था। लेकिन ये आदमी सिर्फ और आदित्य के सामने ही अपना सर झुकाता था, क्योंकि वो आदित्य की बहुत इज्जत करता था। वो भी इसलिए क्योंकि आज जो कुछ भी था वो आदित्य की वजह से ही था, और वो जिंदा भी उसकी वजह से ही था। बात उस टाइम की थी जब राघव 21 साल का नौजवान था और अपने पापा के साथ अकेला ही रहता था। उसके और उसके पापा के बीच बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन उसके पापा को किसी गैंगस्टर ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसे अपने बचाए पैसे नहीं देना चाहते थे। ये पैसे उन्होंने राघव के लिए सेव किए थे। जब राघव को ये बात पता चली कि उसके मन में बदले की आग जल गई। वो इस पूरी गैंग को ही खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो गैंग ऐसे ही आम जनता को लूटती थी और किसी के विरोध जताने पर उसे मार दिया जाता था। पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ नहीं करती थी, इसलिए उसने खुद ही बदला लेने की ठान ली। लेकिन क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं था, इसलिए वो इस गैंगस्टर को मार तो नहीं पाया, उल्टा वो सभी उसी जान के प्यासे ही हो गए। अपनी जान को बचाता हुआ वो उस टाइम वरुण से टकरा गया, जो कि उस टाइम आदित्य की हेल्प से अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहा था। जब उसने वरुण को अपनी प्रॉब्लम बताई, तब उसने उसे डायरेक्ट आदित्य के पास भेज दिया। उस टाइम आदित्य की इशिका से शादी हो चुकी थी और वो भी इशिका और अपने होने वाले बच्चे की सेफ्टी को लेकर बहुत टेंस्ड था। उसके बहुत दुश्मन थे और अगर किसी को उसकी कमजोरी की भनक लग जाती तो वो इशिका को ही अपना निशाना बनाते। ऐसे में उसने ठान ही रखी थी कि वो किसी डॉन से हाथ मिला लेगा, ताकि अगर कभी इशिका को कभी किसी ने किडनैप कर भी लिया तो उस डॉन के नेटवर्क की मदद से वो पलक झपकते ही इशिका को बचा लेता। दरअसल आदित्य एक साफ छवि वाला बिजनेसमैन था, इसलिए कुछ लोग उसे खतरनाक नहीं भी समझ सकते थे। ऐसे में एक पावरफुल डॉन का नाम ही काफी होता उसके काम के लिए। लेकिन आदित्य को देश के सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड किंग बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो हर तरह के गंदे काम करता था। मर्डर और इल्लीगल एक्टिविटीज को तो आदित्य फिर भी एक बार सहन कर लेता, लेकिन वो तो औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शता था। और आदित्य के मन में बस यही बात थी कि उसकी भी एक बीवी और वो होने वाला बच्चा था। जवान लड़कियों के साथ तो हैवानियत की हर हद पार कर दी जाती थी, इसलिए आदित्य ने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया। वैसे तो वो इशिका को अकेले ही प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन तब जब इशिका उसकी खुद की अच्छे से प्रोटेक्ट करने देती। लेकिन यहाँ तो इशिका खुद ही उससे दूर भागती थी और उसके खिलाफ जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। ऐसे में आदित्य को लगा कि उसे एक ऐसे आदमी को पावर देनी होगी जो कि उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए और उसे कभी धोखे देने के बारे में सोचे तक नहीं। ऐसे में जब राघव आदित्य के सामने आया तो आदित्य ने राघव के सामने अपने इरादे जाहिर किए और राघव भी उसकी बात झट से मान गया, क्योंकि उसे पता था कि जब उसके पास पावर होगी तो पुलिस को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए आदित्य ने राघव को पूरा सपोर्ट किया और उसे वो डॉन बनने में मदद की।
जिसके बाद राघव ने अपना बदला ले लिया और उस गैंग को पूरा खत्म कर डाला। और जिसके बाद से ही राघव का इंडिया में नाम फैलने लगा। जिसके बाद राघव ने ऐसे ही एक के बाद वो गैंग को या तो खत्म करके या उनसे समझौता करके उन्हें अपने नीचे दबा दिया। और इस तरह वो आज इंडिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का किंग था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों से ही निपटता था। मासूम जनता से उसका कोई बैर नहीं था और ना ही वो लोग औरतों या बच्चों पर जुर्म करते थे। लेकिन हम लोग भी उससे सिर्फ इसलिए डरते थे क्योंकि जी आदमी रईसों को नहीं छोड़ता था, वो उन्हें भला कब बख्शा। आम लोगों को उसके कुछ अच्छे कामों के बारे में भनक तक नहीं थी। वो कई बार बड़ी से बड़ी इलीगल एक्टिविटीज चल रहे ठिकानों पर पुलिस को इन्फॉर्म करके रेड पड़वा देता था। आज पैसे और पावर दोनों ही उसके पास बहुत थे, लेकिन ये सब कुछ आदित्य की बदौलत था, इसलिए वो आदित्य को अपना बड़ा भाई मानता था। और वैसे भी आदित्य उम्र में भी उससे 4 साल बड़ा था। आदित्य के सामने आते हो उसका ऑरा और पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाते थे। उसकी बात सुनकर आदित्य ने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वरुण ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वही राघव वरुण को देखकर चिढ़ते हुए बोलता है, क्या हंस किस पर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं हैंडसम नहीं मिस्टर राघव, बस सर ऐसे ज्यादा हैंडसम है। वरुण ने स्माइल करते हुए कहा, तुमसे मैंने कितनी बार है कि मुझे सिर्फ राघव बोला करो। राघव ने चिढ़ते हुए कहा। दरअसल राघव हमेशा ही वरुण से उसको नाम लेकर बुलाने के लिए इसलिए कहता था क्योंकि वरुण की वजह से ही वो आदित्य के पास पहुंचा था, इसलिए वो वरुण को अपना दोस्त मानता था। लेकिन वरुण तो उसे मिस्टर राघव ही कहता था क्योंकि उसकी नजरों में को उसके बॉस का फ्रेंड था, जिसको रिस्पेक्ट देना वो जरूरी समझता था। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ, वरुण ने कहा और फिर चला गया। उसके जाने से राघव समझा गया कि वरुण ने हर बार की तरह इस बार भी उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी थी। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा जो कि अब भी अपने कॉम में बिजी था। अब को आदित्य के उसको यूं इग्नोर करने से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसके चेयर के पास जाकर बाहों को पकड़कर उसको चेयर समेत घूमते हुए खुद की तरफ करते हुए कहता है, भाई आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं इतने टाइम बाद आज आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और अपने पिछले कुछ टाइम से मेरा कॉल भी अटेंड नहीं किया, ऐसा क्यों? फाइनली आदित्य ने कहा, लीव मी फर्स्ट। आदित्य की बात सुनकर उसने जल्दी से आदित्य को छोड़ दिया और फिर उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। आदित्य ने फिर अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस करते हुए एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम उस कमीने को न पकड़ को जिसने मेरी बीवी को छूने की गुस्ताखी की थी, तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आदित्य की बात सुनकर राघव शर्म से अपना सर झुका लेता है। आदित्य उसी गुंडे की बात कर रहा था जिसे रूपाली ने इशिका के साथ जबरदस्ती करने के लिए भेजा था और अमित ने जिसे भगवा दिया था। आदित्य ने उसे पकड़ने के का काम राघव को दिया था, लेकिन अभी तक राघव उसे पकड़ नहीं पाया था। राघव का झुकाव देखकर आदित्य ने आगे बोला, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं तुम्हारा साथ सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के लिए दे रहा था, ताकि उन पर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुम्हारी हेल्प से मैं उसे चुटकियों में सॉल्व कर लूं। लेकिन क्या मुझे इसका कोई फायदा हो रहा है? आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मेरी मदद नहीं कर पा रही हो, इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती रखने का फायदा भी नहीं, और जब दोस्ती ही नहीं तो कोई बात भी नहीं। आदित्य की बात सुन राघव को बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं क्योंकि आदित्य की बातों से वो हट हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि इशिका आदित्य के लिए क्या थी, और आदित्य की मदद ना कर पाने का उसे भी बहुत अफसोस था। वो बोला, भाई मेरा यकीन कीजिए कि मैं उसे ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आज अपने पातक को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि वो अभी भी उस आदमी की खोज में लगा हुआ है। मेरी सबसे बेस्ट टीम मैंने उस कमीने की खोज में लगा दी है, तब भी इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे ढूंढने में? क्या यही काबिलियत है तुम्हारी सबसे बेस्ट टीम की? आदित्य ने पूछा।
ऐसा नहीं है भाई, देखिए इंडिया में तो हमारे नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसे कब का ढूंढ चुके होते, लेकिन क्योंकि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया तो मुझे लगता है कि वो जरूर किसी इलीगल या लीगल रास्ते से देश छोड़कर भाग गया है, और इसलिए हम फॉरेन में भी अपने अलायंस की मदद से उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन बस इस बात का डर है कि कहीं वो किसी दुश्मन कंट्री में न गया हो, क्योंकि जिस तरह वो उस दिन आपके बॉडीगार्ड्स से बचकर भाग गया, इससे तो वो बहुत ही तेज लगता है, जिससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो वहाँ जाकर सबसे पहले उनकी पुलिस से खुद को अरेस्ट करवाएगा ताकि वो हमसे बच सके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी दुश्मन कंट्री आपके साथ मिलकर काम नहीं करेगी, क्योंकि आप इंडिया का प्राइड है और आपको तकलीफ पहुंचाने में को पीछे नहीं हटेंगे। बस इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा हुई उसे ढूंढने में। राघव की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से में अपनी डेस्क पर एक घुसा दे मारने को होता है कि उससे पहले ही वो रुक जाता है, क्योंकि अगर उसे चोट लगी तो वो इशिका को क्या जवाब देगा कि ये चोट कैसे लगी। इसलिए उसने खुद के गुस्से को शांत करने के लिए अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और तेज सांसें खींचकर खुद को शांत करवाने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसे देखकर राघव बहुत गिल्टी फील करते हुए बोला, भाई अगर आप चाहे तो मुझे जितने जी भर के पंच कर सकते हैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए। उसकी बात सुनकर आदित्य अचानक अपनी चेयर पर से उठकर उसकी ओर बढ़ा और उसकी ओर उसे एक जोरदार पंच किया, जिससे वो बेचारा थोड़ा पीछे होकर गिरने ही वाला था कि तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर झटककर सीधे खड़े होने में मदद की। राघव ने अपने पेट पकड़ लिया और जाकर एक पास वाले ऑफ पर बैठकर बच्चों की तरह सिकुड़कर बैठकर अपना सर अपने घुटनों में दबा लिया और झूठ मूठ कराने की एक्टिंग करने लगा। आह भाई कितनी तेज मारा है आपने, मैं तो दर्द से मर ही गया, वो कराने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा। वैसे आदित्य ने मारा तो अच्छा खासा पंच था, लेकिन उसमें उसने अपनी पूरी जान नहीं लगाई थी, क्योंकि अगर वो लगा देता तो राघव की हड्डियां टूट जाती उसकी। लेकिन एक्टिंग को देखकर आदित्य का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो गया था और वो उसके पास ही आकर बैठ गया और फिर एक सीरियस टोन में बोला, मुझे बस वो कामिना है कीमत पर चाहिए, मैं अपने हाथों से उसकी जान लेना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर राघव भी तुरंत सीधा होकर बैठ गया और उसने आदित्य से कहा, भाई आपने आज तक किसी की जान नहीं ली, इसलिए आप उसे मेरे हवाले कर देना, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। और वैसे भी मुझे खबर मिली है कि उस हादसे के बाद भाभी ने आपको और मेरे भतीजे को अपना लिया और वो पूरी तरह से बदल भी चुकी है, इसलिए आपको इस गुंडे को खुद न मारकर मुझे उसे मरने देना चाहिए। नहीं, उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि भले ही उस हादसे के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अगर मैं उस दिन इशिका को नहीं बचाता तो न जाने वो कमीना उसके साथ न जाने क्या कर देता, इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आदित्य ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसकी आंखों में खून साफ नजर आ रहा था। उसका गुस्सा देख राघव बोला, भाई मैं ऐसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द उसे एक सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश करूँगा, आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। आदित्य ने फिर उसकी आंखों में देख हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी वहाँ वरुण कुछ स्नैक्स लेकर आ जाता है और उनके सामने टेबल पर रख देता है। राघव कॉफी का मग उठाकर आदित्य से कहता है, वैसे अब तो आप काफी खुश होंगे ना भाई, आखिर भाभी ने आपको एक्सेप्ट जो कर लिया। उसकी बात सुनकर आदित्य के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही जेंटल टोन में कहता है, लाइफ सेट हो गई है, ऐसा लगता है कि मैं अर्थ पर नहीं हेवन में हूँ। हर दिन की शुरुआत किसी के मुस्कुराते चेहरे से होती है और हर रात उसकी बातों में खोकर खत्म होती है। ब्रेकफास्ट अब पहले से ज्यादा फ्रेश लगता है, लंच टाइम पर करने को अब कोई फोर्स करने लगा है, अब किसी भी रात डिनर अकेले नहीं करना पड़ता, पहले से ज्यादा स्माइल करने लगा हूँ, फिर से हंसना सीख गया हूँ, मेरे हर झकम अब भरने लगे हैं, किसी की नजरें मुझ पर टिकने लगी है, मैं किसी को अब जी भर के निहार सकता हूँ, मेरा दिन कैसा गया ये अब कोई मुझसे पूछने लगा है, किसी ने अब मुझसे पूछकर अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं, किसी के होठों पर अब मुझे देखकर मुस्कुराहट आ जाती है,
किसी को देखकर मैं भी अब बिना डरे मुस्कुरा ना सकता हूँ कि इन्हें मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है। किसी को अब मैंने अपने साथ जन्मों का बंधन जोड़ लिया है। मेरी लाइफ अब सेट हो गई है। जैसे ही आदित्य ने अपनी लास्ट लाइन खत्म करके उनकी तरफ देखा तो उसे राघव और वरुण को देख ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अनबिलीवेबल, शायद ये शब्द इस वक्त उनके एक्सप्रेशन टाइटल देने के लिए एक सही वर्ड था। थोड़ी देर बाद जब राघव को आदित्य से सब कुछ पता चल जाता है इशिका के बदलाव के बारे में, तो वो खुश होकर आदित्य से कहता है, भाई मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि भाभी और आपके बीच सब कुछ ठीक हो गया है और भाभी उस अमित से भी दूर रहने लगी है। भाई क्या मैं भाभी से मिल सकता हूँ? आदित्य ने कभी भी राघव को इशिका से नहीं मिलवाया था क्योंकि न ही इशिका उसमें इंटरेस्टेड थी और न ही उसके किसी फ्रेंड में। और आदित्य को ये भी पता था कि राघव भी मन ही मन इशिका को राहुल की ही तरह नापसंद करता था और इसलिए उसने भी कभी आदित्य से उसको इशिका से मिलवाने के लिए नहीं कहा। इसलिए आदित्य को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि अब जैसे राहुल की सोच इशिका के बारे में बदल गई थी वैसे ही राघव की सोच भी बदल गई थी। ऐसे में उसके इशिका से मिलने में कोई बुराई नहीं थी। इसलिए आदित्य ने इशिका को तुरंत कॉल किया। इशिका ऋषु के स्कूल उसको पिक करने आई थी और उसका वेट कर रही थी। तभी सामने से ऋषु और चैतन्य आपस में कुछ बात करते हुए आ रहे थे। जैसे ही ऋषु ने इशिका को देखा तो हमेशा की तरह मास्क और गॉगल्स लगे हुए होने के बाद भी उसने अपनी मम्मा को झट से पहचान लिया और वो भागते हुए इशिका के पास आया और उससे लिपट गया। वही चैतन्य भी उनकी ही ओर चलकर आया और आकर बोला, हेलो आंटी। ऋषु ने मुझे वो कैंटीन वाली बात बताई कि कैसे उसने घर का लंच ना खाकर 100 दिन तक कैंटीन से जंक फूड खाया। आई एम सॉरी कि मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं उसे जरूर समझता और आपसे कंप्लेंट भी करता, लेकिन सेक्शन चेंज होने की वजह से हम साथ में लंच नहीं कर पाते। चैतन्य की बात सुनकर और उसकी पोलाइटनेस देखकर तो इशिका को बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसने मन में सोचा कि उसकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा लकी होने वाली है कि उसको चैतन्य जैसा हस्बैंड मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं क्योंकि उसका आदि सबसे बेस्ट हस्बैंड है। उसने चैतन्य से कहा, इट्स ओके बेटा, आपकी गलती नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपको ऋषु की इतनी चिंता है। सच में आप ऋषु के रियल बेस्ट फ्रेंड है और एक बहुत ज्यादा समझदार बच्चे भी। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, कोई समझदार नहीं है ये। घर पर खाने के पीछे इसके भी बहुत नखरे होते हैं। उस आवाज को सुनकर चैतन्य का मुंह बन गया और ऋषु के फेस पर वो स्माइल आ गई। आखिर अब चैतन्य की भी पोल खुलने वाली थी उसकी मम्मा के सामने, वरना वो तो उसकी मम्मा के सामने खुद को बड़ा अच्छा बच्चा बनकर पेश कर रहा था। ऐसे तो उसकी मम्मा को वो उससे भी अच्छा लगने लगता, जो कि ऋषु को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो अपनी मम्मा के लिए अपने डैडी तक से भिड़ जाता था, तो फिर उसका बेस्ट फ्रेंड तो क्या ही था भला। बेचारे ऋषु जेलसी में ये भी भूल गया कि उसकी मम्मा तो उससे ही ज्यादा प्यार करती है और हमेशा ही करती रहेगी। चैतन्य तो फिर भी दूसरे का बच्चा था। इशिका तो अपने होने वाले बच्चों से भी ज्यादा प्यार हमेशा ऋषु को ही करेगी, क्योंकि उसको इस लाइफ तक लौट कर आने का मकसद था ऋषु। और उसने जितना कुछ सहा और इशिका और आदित्य के लिए किया, वो उसके बाकी के बच्चे तो कभी नहीं सहेंगे और नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऋषु से बिल्कुल अलग होगी। वही इशिका ने तुरंत पलट कर देखा तो उसके सामने एक सुंदर सी 30 साल के आसपास की औरत, जो कि दिखने में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी, उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल कर रही थी। उसने एक शर्ट और ट्राउजर पहन हुआ था। शर्ट की बाजू थोड़ी मुड़ी हुई थी और एक हाथ में उसने वॉच भी पहनी हुई थी। उसे देखकर इशिका के मन में आया कि जब वो खुद उस औरत को देखकर हैरान हो गई तो आदमियों का क्या हाल होता होगा। हेलो मिसेस कपूर, आई एम अंजलि सुधीर राणा, चैतन्याज मॉम। उसने अपने इंट्रोडक्शन को इतने एलिगेंट वे में कहा कि इशिका को लगा कि उसे भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए अपनी होने वाली समधन के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने में। इसलिए वो भी बहुत स्टाइल और एलिगेंसी से बोली, नाइस टू मीट यू।
I'm इशिका आदित्य कपूर, ऋषभ's स्वीट मदर। इशिका के इंट्रोडक्शन को सुनकर अंजलि जी और दोनों बच्चे स्माइल करते हैं और अंजलि जी कहती है, बिल्कुल आप सच में बहुत स्वीट है। चीनू ने मुझे बताया था आपके बारे में। और ऋषु जब चीनू को बताता है कि आप लोग साथ मिलकर कितनी मस्ती करते हो, तो वो कंप्लेन भी करता है कि हमारी फैमिली ऐसी क्यों नहीं, लेकिन क्या करूं मिस्टर कपूर, और आपकी तरह हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही टाइम पर घर में बहुत कम अवेलेबल हो पाते हैं क्योंकि उनको ऑफिस से फुर्सत नहीं और मुझे हॉस्पिटल से कभी भी बुला लिया जाता है। आप तो जानती ही है कि मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और किसी भी पेशेंट को कब मेरी जरूरत पड़ जाए इसका कोई टाइम नहीं। बट आई एम शॉक्ड कि आप और मिस्टर कपूर ये सब मैनेज कैसे कर लेते हैं। आप लोग तो हमसे भी ज्यादा बिजी रहते होंगे ना। उनकी बात सुनकर इशिका को काफी रिलैक्स फील होता है कि वो एक अच्छी लेडी है, क्योंकि जब उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया तो इशिका को लगा कि उनमें काफी एटीट्यूड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इशिका ये भूल गई कि अगर उनमें एटीट्यूड होता भी तब भी वो इशिका के सामने एटीट्यूड नहीं झाड़ सकती थी, क्योंकि इशिका मिसेस आदित्य कपूर थी। इशिका फिर हंसते हुए कहती है, फिलहाल मैं तो किसी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही, बस एक मूवी की शूटिंग चल रही थी जो कि बिल्कुल कल ही खत्म हुई है, इसलिए मैं फिलहाल थोड़ी हूँ। और रही बात आदित्य की, तो मैंने उन्हें घर जल्दी आने के लिए डरा धमका कर रखा है। इशिका की बात सुनकर अंजलि जी शॉक्ड होते हुए पूछती है, क्या अपने मिस्टर कपूर को डरा धमका कर रखा है? कैसे? उन्होंने अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाया। इशिका ने दोनों बच्चों को उनकी ओर ही ध्यान से देखते हुए देखा तो उसने अंजलि जी को अपने करीब आने का इशारा किया। अंजलि जी समझ गई कि बात बच्चों के सामने बोलने वाली नहीं थी, इसलिए वो इशिका के क्लोज चली गई। उसके बाद इशिका ने उनके कान में कुछ कहा, जिसे सुन अंजलि जी ठहाके मारकर हंसने लगी और इशिका ने भी उनके हाथों को पकड़ लिया और उनके उल्टे हाथ पर एक हल्की सी थपकी मारकर वो उस पर अपना हाथ रख लेती है और फिर वो भी उनके साथ ही हंसती है। दोनों इस टाइम पागलों की तरह हंस रही थी और उन दोनों को यूं हंसते देख ऋषु और चैतन्य किसी सदमे में पहुंच गए। वो दोनों ही सोच रहे थे कि आखिर इशिका ने ऐसा क्या कह दिया कि उन दोनों की मॉम्स ऐसे यूं सबके सामने हंस रही थी। और दोनों बच्चों ने जब अपने आसपास देखा कि किस तरह सारे लोग उनकी मॉम्स को अजीब नजरों से देख रहे थे, तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा किया और फिर दोनों ने एक साथ अपनी मॉम्स के पीछे जाकर उनकी कमर से पकड़कर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। बच्चों के ऐसा करते ही दोनों मॉम्स को ध्यान आया कि वो लोग कैसे सुध-बुध खोकर हंस रहे थे, तो एकदम ही वो दोनों शांत हो गए और फिर उसके बाद दोनों ने खुद को निर्मल करके फिर से एलिगेंट बिहेव करना शुरू कर दिया। अंजलि जी बोली, वैसे आपको पता है मिसेस कपूर, चीनू खुद भी खाने के पीछे इतने नखरे करता है ना, कि इसकी नैनी तो मुझे फोन कर करके परेशान होकर देती है। कितनी बार तो पेशेंट्स के सामने मुझे काफी एम्बरासिंग भी फील होता है। फोन साइलेंट करने के बाद भी वाइब्रेट तो होता ही रहता है, स्विच ऑफ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी टेंशन भी लगी रहती है हर वक्त। सच में बहुत परेशान किया हुआ है इसने मुझे। ऊपर से ये ऋषु की लेक्चर तो ऐसे दे रहा है दुनिया का सबसे शरीफ बच्चा है ये। अपनी पोल खुलते देख तो चैतन्य का शर्म से सिर ही झुक जाता है, लेकिन ऋषु को बहुत मजा आ रहा होता है और वो चैतन्य की तरफ देखकर अपनी एब्रोज को विगल करता है, जिसे देख चैतन्य चिढ़ जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। इशिका उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए कहती है, खैर इस मामले में तो मैं काफी लकी हूँ, क्योंकि मेरा ऋषु खाने में बिल्कुल नखरे नहीं दिखाता। ब्रेकफास्ट में दूध भी आराम से बिना किसी नखरे के पी लेता है और लंच और डिनर भी टाइम पर ही कर लेता है। हाँ, बस सैलेड खाने में कभी कभी नखरे दिखाता है, लेकिन जब मैं खुद उसको फोर्स करती हूँ, ये कहकर फोर्स करती हूँ कि वो नहीं खाएगा तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा और जल्दी बड़ा भी नहीं होएगा, फिर वो अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। बस फिर क्या, वो जल्दी से सब खा लेता है। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। ऋषु कितना केयरिंग है, काश मेरा चीनू भी ऐसा होता, अंजलि जी ने पाउट करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर चैतन्य ने मुंह बनाकर कहा, मॉम
जब आप ऋषु की मम्मा की तरह खुद मुझे खिलाएंगी तो मैं भी सब कुछ बिना किसी कंप्लेन के था लूंगा। चैतन्य की बातों से साफ जाहिर था कि वो अपनी मॉम को कितना मिस करता था और उसे उनसे कितनी कमोलेंस थी। चैतन्य की बात सुनकर अंजलि जी के मुंह उतर गया। वो इस बात को जानती कि सच में वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती थी और आज इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली थी ताकि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो ऐसा रोज तो नहीं कर सकती थी। उन दोनों माँ बेटे की उदासी देखकर इशिका और ऋषु को बहुत बुरा लगता है और तभी इशिका के माइंड में एक आइडिया आता है और वो एकदम से बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे चैतन्य खाना खा भी लेगा और आपको भी पर्सनली चैतन्य को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इशिका की एक्साइटमेंट देखकर सभी उसकी तरफ हैरान होकर देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में उसके आइडिया को सुनने की चाह साफ दिख रही थी, जिसे समझते हुए इशिका आगे बोली, क्यों ना आप चैतन्य को वीडियो कॉल कर लिया कीजिए उसके खाने के वक्त, जिससे चैतन्य को आपके साथ होने का एहसास हो सके और इससे वो खाना भी आसानी से खुश होकर खा लेगा। इशिका का आइडिया सुनकर चैतन्य जल्दी से अंजलि जी की तरफ देखकर एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ मॉम, आपके वीडियो कॉल करने पर मैं बिना किसी कंप्लेन के खाना खा लूंगा, आई प्रॉमिस। चैतन्य की आंखें इस वक्त चमक रही थी, जिससे उसकी एक्साइटमेंट और होप साफ झलक रही थी। उसे ऐसे देख अंजलि जी का मन भर आया और वो उसके बालों को रफ करते हुए बोली, ठीक है बेटा, मॉम आपको जरूर कॉल करेगी। उसकी बात सुनकर चैतन्य खुशी से उनको हग कर लेता है, जिसे देख इशिका और ऋषु बहुत खुश होते हैं। फिर अंजलि जी भी इशिका से कहती है, थैंक यू फॉर योर हेल्प। कार में इशिका और ऋषु बैकसीट पर बैठे हुए थे और इवान ड्राइव कर रहा था। आज अपने अपना घर का लंच ही किया था या कैंटीन का किया था? इशिका ने ऋषु से पूछा। ऋषु ने घर का लंच ही किया था, ऋषु ने कहा। तभी इशिका का फोन रिंग हुआ और इशिका ने देखा तो आदित्य की कॉल थी। उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। हेलो, इशिका ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा। उधर से आदित्य ने कहा, हेलो, क्या कर रही तुम? मैं तो अभी कार में हूँ, ऋषु को पिक करने स्कूल गई थी, वो भी मेरे साथ ही है। इशिका ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, आज शाम को मेरा एक फ्रेंड पर डिनर पर आ रहा है, तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है ना? वरना मैं प्लान को स्किप कर देता हूँ। आदित्य ने कहा, नहीं, मैं एकदम फ्री हूँ। आप बताइए कि आपके फ्रेंड को खाने में इंडियन या वेस्टर्न में से क्या पसंद है, या मैं सब कुछ रेडी करवा लूँ? इशिका ने पूछा। कुछ भी चलेगा, वो खाने को लेकर बिल्कुल भी चूजी नहीं है, आदित्य ने कहा। उसके बाद उसने राघव की तरफ देखकर कहा, अगर इसने नखरे दिखाए तो ये खाली पेट वापस जा सकता है। उसकी बात सुनकर राघव, जो कि उसके पास ही बैठकर जूस पी रहा था, अचानक से उसके मुंह से जूस निकलने को हुआ तो उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे जूस उसकी नाक के अंदर चला गया और उसके आंखों से आंसू निकल गए। उसकी ऐसी हालत देख आदित्य के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ से इशिका ने कहा, आदि, आप भी ना, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके फ्रेंड को ऐसे ही भूखा थोड़े न जाने देंगे। वैसे कौन सा फ्रेंड है आपका? उसका नाम क्या है? राघव, तुम उसे नहीं जानती? अच्छा चलो, अब मैं फोन रखता हूँ, आदित्य ने कहकर बिना इशिका की बात सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जल्दी से राघव की पीठ थपथपाने लगा, लेकिन इतनी जोर से कि राघव का मुंह दर्द के मारे खुल गया और थोड़ा जो बचा हुआ जूस उसके मुंह में रह गया था वो उसके ऊपर ही गिर गया। लेकिन वो अपने कान में अपने एक हाथ की उंगली डालकर उसे खुजलाने लगा, क्योंकि उसके कान में भी जलन हो रही थी, और उसने सर को अपने कंधे पर रखकर अपना दूसरा कान भी ढक लिया। साथ ही उसने अपना दूसरा हाथ अपनी पाठ पर भी रख लिया और करहाने की आवाज निकालते हुए बोला, आ भाई, आज तो अपने मुझे मार ही दिया। सच सच बताओ, आप मुझसे बदला ले रहे हो ना? यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना हैंडसम होकर ऐसे इस मेस सिचुएशन में फंस गया। अरे वरुण, अब तुम खड़े हुए हंसो मत और किसी थेरेपिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। भाई ने आज मुझे बहुत मारा है। लेकिन उसकी कंप्लेंट सुनने की जगह आदित्य और वरुण तो ठहाके लगाकर हंस रहे थे। दूसरी तरफ इशिका तो आदित्य की बात सुनकर एक पल को जम सी गई थी। राघव,
राघव राज। उसके नाम को सोचकर ही इशिका के मन में हलचल पैदा हो गई और उसके दिल में धक धक होने लगी। ऑफ कोर्स वो उस आदमी को जानती थी, लेकिन इस जन्म में नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म में। अपने पिछले जन्म में वो 2 बार राघव से मिली थी और दोनों ही मुलाकात कभी न भूल पाने वाली थी। दोनों ही मुलाकात ने उसके मन में आदित्य के लिए 2 अलग सोच को जन्म दिया, जिसने से पहली बार के बाद में तो इशिका आदित्य से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। ये मुलाकात उसकी तब हुई थी जब वो और आदित्य अलग हो गए थे और सब इशिका को समझा समझा कर हार मान चुके थे, और अब बारी राघव की थी। लेकिन वो इशिका को ये एहसास नहीं करवाना चाहता था कि आदित्य से अलग होकर उसने गलत किया, क्योंकि वो आदित्य के सब कुछ छोड़ जाने का सदमा सहन ही नहीं कर पा रहा था। उसने आदित्य की बहुत ढूंढा, लेकिन आदित्य ने भी राघव से खुद की अच्छे से छिपा लिया था, क्योंकि राघव के हर एक मूव को वो अच्छे से जानते था। जब आदित्य राघव को कहीं नहीं मिला और ऋषु भी सब छोड़कर चला गया, तब इशिका खूब मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, जिसे देख राघव की आंखों में खून सवार हो गया। और अपनी खून की प्यास को बुझाने के लिए राघव ने इशिका को किडनैप करवा लिया, और जानने पहली बार इशिका के सामने आया तो उसके हाथ में एक गन थी, जिसको उसने इशिका ने सर पर ही तान दिया था। वो ट्रिगर को दबाने ही वाला था कि उससे पहले ही वरुण ने अचानक आकर उसे रोक लिया। तब राघव ने अपनी आंखों में गुस्सा, आंसू और नफरत लिए वरुण से कहा कि उसने आदित्य और ऋषु की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब जब वो दोनों ही चले गए थे तो उसकी क्या जरूरत, इसलिए वो उसे मार देना चाहता था। लेकिन तब वरुण ने उससे कह कि भले ही आदित्य और ऋषु उससे इशिका से दूर है, लेकिन फिर भी वो उससे जुड़े हुए हैं, और अगर उसने इशिका की जान ले ली तो आदित्य भी खुद की जान दे देगा, और ऋषु, उसके मासूम दिल पर क्या बीतेगी इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उसकी बातें राघव के समझ में आ गई, और तब उसने खुद को रोक लिया और इशिका को छोड़ दिया। अपनी जान को ऑलमोस्ट जाता देख इशिका के अंदर आदित्य के लिए गुस्सा और बढ़ गया। उसने तब भी आदित्य को कोसा कि उसने न जाने कैसे क्रिमिनल्स को अपना दोस्त बनाया था, और वो क्रिमिनल दोस्त भी उसकी ही तरह उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए थे। इशिका ने मन ही मन आदित्य को कोसा कि वो कभी चैन से न रह पाई, क्योंकि उसको लगता था कि आदित्य जहाँ भी होगा आराम से रह रहा होगा, क्योंकि ऐसी गलतफहमी उसके मन में अमित और रूपाली ने डाली थी। इस बात को सोचकर इशिका के दिल में बहुत दर्द होता है कि उसने अपने आदित्य को कितना समझा था आराम से। आदित्य को उसने अपने आखिरी वक्त में जिस हालत में देखा था, उसके बाद भला कौन ही कह सकता था कि उससे बिछड़कर आदित्य आराम से रहा था। उसकी ही बद्दुआ लग गई थी उसके आदित्य को, जो कि उसने उस जंगल में उससे दूर होकर भी एक दिन सुकून से नहीं जिया। नहीं, वो तो खुद ही मनहूस थी आदित्य की लाइफ में, और मरते वक्त भी वो आदित्य को अपने साथ लेकर ही मरी। बीती बातें याद करके इशिका को रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन ऋषु उसके साथ ही था और उसके सामने इशिका का रोने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ऊपर से इवान भी यही था, मतलब आदित्य तक भी ये खबर पहुंच जाएगी। इसलिए इशिका ने अपने आप को रोने से रोकने के लिए अपने मन में पॉजिटिव बातें सोचनी शुरू कर दी। अपनी इस लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को याद उसने सोचा कि इस बार वो आदित्य के लिए बैड लक नहीं बल्कि गुड लक बन रही थी, और आगे भी वो आदित्य को अपना बहुत ज्यादा प्यार और खुशियां देगी। फिलहाल तो वो राघव के साथ दोबारा सामना करने से थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि उनका फर्स्ट एनकाउंटर इतना डरवाना जो था, लेकिन बाद में उसने बाकी की बातों को सोचकर खुद को शांत कर लिया। उसे यकीन था कि इस बार राघव और उसकी मुलाकात बेहतर होगी, क्योंकि एक तो आदित्य को वो इस बार अच्छे से ट्रीट कर रही थी, और फिर आदित्य के होते हुए राघव उसके बालों तक को टच नहीं कर सकता था, और दूसरा ये कि इशिका के मन में राघव की छवि तो उसके पिछले जन्म में ही सुधर गई थी, और इसके साथ ही उसके मन में आदित्य की छवि भी पूरी तरह से बदल गई थी। और उसके बाद ही इशिका को रियलाइज होने लगा था कि आदित्य को खोकर उसने क्या खोया था, जिसके बाद उसके मन में आदित्य के लिए प्यार भी जागने लगा। इसलिए इशिका इस बार राघव पर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती थी। ये एक बेहद ऊंची और शानदार बिल्डिंग थी, और बाकी बिल्डिंग की तरह इसके सीईओ का ऑफिस भी सबसे टॉप फ्लोर पर था। इसी ऑफिस में एक आदमी अपने पीसी में कुछ काम कर रहा था। वो देखने में काफी चार्मिंग था,
लेकिन ऑरा बहुत कोल्ड सा था। उसके फीचर्स काफी शार्प थे और उसकी जॉ लाइन काफी शार्प थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन सिंह था, आदित्य का सबसे बड़ा कंपेटिटर, लेकिन हर बार ये उससे एक कदम पीछे रह जाता था और इसकी कोशिश रहती थी कि एक दिन ये आदित्य को अपने पीछे छोड़ दे। अचानक उसके ऑफिस पर किसी ने नॉक किया। कम इन, अर्जुन ने एक सीरियस टोन में कहा। गेट खुला और उसके सामने एक और वरुण की ही उम्र का लड़का आया। ये था आर्यन, अर्जुन का असिस्टेंट। सर, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए हमने जो मिस इशिका मेहरा को ऑफर दिया था, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनकी मैनेजर से पूछा भी कि अगर उनकी कोई डिमांड्स हो तो, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आर्यन की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी नजरें पीसी की स्क्रीन पर से हंसी और एक तीखी स्माइल के साथ बोला, लगता है एक नंबर की स्टूपिड है वो और उसकी मैनेजर। तभी तो उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या ठुकरा दिया। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम किसी और एक्ट्रेस को हायर करो, और हाँ, इस बार किसी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस को हायर करना। यस सर, आर्यन ने किसी ख्याल में गुम होते हुए कहा। उसे ऐसे किसी ख्याल में डूबे देख अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, कुछ और कहना है तुम्हें? उसके पूछते ही आर्यन की तो जैसे मुंह खोलने का मौका ही मिल गया और वो तुरंत बोला, सर, रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बताया कि उस मैनेजर की टोन से ऐसा लग रहा था कि वो हमारे साथ किसी भी कंडीशन में काम करना नहीं चाहती। उनकी टोन से तो ये भी लग रहा था कि वो लोग सिंह एंटरप्राइजेस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं रहे थे, जैसे कि सिंह एंटरप्राइज के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो हमसे भी बड़ी कंपनी जो उनके पीछे लाइन लगाकर खड़ी होगी, जो कि उनके साथ काम करने के लिए बेताब होगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, लगता है वो एक्ट्रेस मूवी सुपरहिट होने से पहले ही खुद पर घमंड करने लगी है और उसको लगता है कि सब उसके साथ काम करने के लिए बेताब होंगे। सर, मैं उसे लेकर सरप्राइज्ड नहीं हूँ। सरप्राइज तो मैं इस बात को लेकर हूँ कि सिंह एंटरप्राइज से बेहतर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता उनके लिए। हमारी कंपनी देश की सेकंड टॉप कंपनी है। अब अगर वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो क्या वो कपूर्स इंडस्ट्रीज के साथ काम करने के सपने देख रहे हैं? जबकि कपूर्स इंडस्ट्रीज तो क्लॉथिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व भी नहीं है। ऐसे में हम ही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर मिस इशिका हमारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती? अर्जुन ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा। उसके एनालाइज को सुनकर तो अर्जुन भी एक पल को हैरान हो गया। आमतौर पर एक्ट्रेसेस ऐसे चांस को बिल्कुल भी नहीं गवाती थी, और वैसे भी इशिका से फेमस एक्ट्रेसेस भी इस प्रोजेक्ट के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। रोज कितनी एक्ट्रेसेस के मैनेजर्स की कॉल उन्हें आती रहती थी, लेकिन उन्होंने इशिका को सेलेक्ट किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। अब तो अर्जुन को इशिका पर गुस्सा भी आने लगा कि उसकी हिम्मत हो गई उन्हें रिजेक्ट करने की। उसने गुस्से में आर्यन से कहा, बहुत घमंडी लगती है ये इशिका। एक मूवी हिट होने का बहुत घमंड है ना उसको, तो अब इसी मूवी को रिलीज होने से ही रोकना होगा मुझे, ताकि उसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाए। आर्यन, जब ये मूवी सेंसर बोर्ड वालों के पास जाएगी लाइसेंस के लिए, तो उनको खरीदकर इस मूवी की रिलीज पर ही रोक लगवा देना। तब देखना कैसे इस इशिका का घमंड टूटता है। अर्जुन का प्लान सुनकर आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने जल्दी से अर्जुन से कहा, नो सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, इशिका मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। उसकी बात सुनकर अर्जुन एक पल तो हैरान हो गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम्हारी लॉयल्टी किसी तरह है, अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की तरफ या फिर अपने बॉस की तरफ? उसकी बात सुनकर आर्यन की मन ही मन पहले उस पर गुस्सा आया और फिर खुद पर भी, क्योंकि उसने ही ये मुद्दा उठाया था। अब बढ़ गए न उसको लेने के देने। तभी उसके माइंड में एक और आइडिया है और वो मन ही मन खुश हो गया, लेकिन उसने अपने फेस पर कुछ भी शो नहीं किया और न्यूट्रल होकर बोला, लेकिन सर, हम इस मूवी की नहीं रुकवा सकते, क्योंकि इस मूवी का लीड राहुल मल्होत्रा है और राहुल मल्होत्रा का बैकर तो खुद आदित्य कपूर है और गवर्नमेंट उसकी जेब में है। ऐसे में कितने भी पैसे देने पर भी हम सेंसर बोर्ड से इस मूवी की रिलीज रुकवा नहीं सकते।
आदित्य का नाम सुनकर उसको इतना गुस्सा आता है कि वो टेबल पर जोरदार पंच करता है और अपने दांत बींचते हुए कहता है, इसलिए मुझे ये आदित्य पसंद नहीं। जब देखो तक मेरे काम के बीच में आ जाता है। एक दिन मैं इसको जरूर अपने पीछे छोड़ कर ही रहूंगा। ये वादा है मेरा खुद से। शाम के समय ओल्ड कपूर मेंशन में इशिका किचन में डिनर की फाइनल प्रिपरेशन चेक रही थी। वो सभी डिशेज पर्सनली उसने खुद के सामने ही बनते हुए देखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी डिनर में कोई भी चूक हो। आखिर राघव आदित्य का फ्रेंड जो था और आदित्य के लिए बहुत कोयल भी था। साथ ही इशिका पर भी उसका एक बहुत बड़ा एहसान था जिसे वो कभी भी नहीं चुका सकती थी। लेकिन उसके लिए एक अच्छा डिनर तो अरेंज करवा सकती थी। मैडम, सब कुछ एकदम रेडी है, अब आप जाकर रेडी हो जाए। सर और उनके फ्रेंड किसी भी टाइम आते ही होंगे, एक सर्वेंट ने कहा। उसकी बात सुनकर इशिका ने कहा, सही कहा, मुझे खुद के लुक्स का भी तो ध्यान देना होगा, वरना कहीं राघव को ये न लगे कि मैं उनके फ्रेंड के लिए एक अच्छी मैच नहीं हूँ। मैं जल्दी से जाकर रेडी हो जाती हूँ। इशिका ने ऐसा कहा और वहाँ से तुरंत अपने रूम में चली गई, जहाँ ऋषु टीवी देख रहा था। इशिका ने आते ही जल्दबाजी में कपबोर्ड में से अपने कपड़े छटने शुरू कर दिए और उन्हें ले जाकर बेड पर ऋषु के पास रख उन्हें फैलाने लगी और ऋषु से पूछा, ऋषु, आप मम्मा को डिनर के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प कीजिए। उन ड्रेसेस को देखकर ऋषु बोला, मम्मा, आप तो सभी ड्रेस में बहुत प्रिटी लगती हो। उसकी बात सुनकर इशिका ने पाउट करते हुए कहा, ओह सो स्वीट बेबी, थैंक यू, आप भी सब कपड़ों में बहुत क्यूट और हंसाऊ में लगते हो। इतना कहकर उसने ऋषु के बालों को रफ किया, डैडी से भी ज्यादा। ऋषु ने एक टीजिंग स्माइल के साथ इशिका से पूछा। इशिका पहले तो उसका सवाल सुनकर हैरान ही गई कि ऋषु आदित्य को इन सब में भी ला रहा था, लेकिन फिर उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी नोज को हल्के से पिंच किया और कहा, बहुत नॉटी हो गए हो आप, डैडी को क्यों बीच में ला रहे हो। ऋषु ने अपनी नोज को हल्के से झटका, जिससे इशिका के हाथ से उसकी नोज फिसल गई, क्योंकि इशिका ने बहुत हल्के से ही उसे पकड़ा हुआ था ताकि ऋषु को हटना हो। अपनी नोज को फ्री करवा के ऋषु बोला, मम्मा आप बताओ ना, डैडी को तो हमेशा वो खुद की बहुत हैंडसम और क्यूट लगते हैं, ऋषु से भी ज्यादा, लेकिन क्या आपको भी ये लगता है? आप ऋषु को बताओ, फिर ऋषु डैडी को बताएगा। उसकी बात सुनकर इशिका को हंसी आ जाती है और वो कहती है, ऑफ कोर्स मम्मा का ऋषु बेबी डैडी से ज्यादा हैंडसम और क्यूट है। इशिका और ऋषु आपस में मुस्कुराते हैं कि तभी साइड से एक एक आवाज आती है, दिस इज नॉट फेयर, बिना हम दोनों को साथ में खड़ा किए तुम कैसे हम दोनों को कंपेयर कर सकती हो। इशिका और ऋषु दोनों ही इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत साइड में मुड़कर देखा। वहाँ आदित्य अपने दोनों हाथों को आपस में क्रॉस करके गेट की तरफ थोड़ा झुका हुआ खड़ा हुआ था। उसका एक कंधा गेट से एकदम टच हो रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल थी। इस पोस्टर में खड़ा वो हमेशा से ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था, जिसे देख इशिका ने अपना थूक ही निगल गया। उसे अचानक से ऐसा लगा कि रूम में आग का टेम्परेचर शायद किसी ने अचानक ही थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तभी तो उसे अचानक से बहुत हॉट फील हो रहा था। ओफो, ये आदित्य एक उसे इतना ज्यादा सेक्सी क्यों लग रहा था। उसे देखकर इशिका का मन करने लगा उसे अभी बेड पर धकेल दे, लेकिन फिर ऋषु भी तो यही था। वही आदित्य अब अंदर आने लगा। तभी ऋषु ने कहा, डैडी, मम्मा आपके पीछे इसलिए बोल रही है क्योंकि वो आपके सामने बोलती तो आपको बुरा लगता। उसकी बात सुनकर आदित्य उनके एकदम पास आकर ऋषु से बोला, वो इसलिए क्योंकि अपने मेरे पीछे ही ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा तो अब आपके सामने ही पूछ लेते हैं, मम्मा अब बताओ। इतना कहकर ऋषु ने इशिका की ओर देखा। आदित्य भी उसके साथ ही पलटा, लेकिन उसने देखा तो पाया कि इशिका उसे ही बहकी हुई नजरों से देख रही थी। उसका ये रिएक्शन देख आदित्य तो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन ऋषु को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसे लगा कि उसकी मम्मा उसके डैडी को उससे कंपेयर करने के लिए ही गौर से देख रही थी।
बोलिए ना मम्मा। ऋषु ने इशिका के हाथ को हिलाते हुए कहा तो इशिका को होश आया कि कैसे वो आदित्य को देखकर उसमें खुशी गई, और जब उसने आदित्य के फेस पर एक डेविल स्माइल देखी तो वो चिढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसलिए उसने आदित्य को सबक सिखाने के लिए ऋषु की तरफ एक बड़ी स्माइल करके कहा, ऑफ कोर्स बेबी। अब भी मेरा जवाब सेम ही है, आप ही ज्यादा हैंडसम हो। इशिका का जवाब सुनकर ऋषु के फेस पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है, लेकिन आदित्य के फेस पर उससे भी ज्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो समझ गया था कि इशिका ये सब अपनी चोरी छिपाने के लिए ही कह रही थी। तभी ऋषु आदित्य की तरफ बड़े ही एटीट्यूड में देखता है और कहता है, सुना आपने। लेकिन बदले में आदित्य सिर्फ इतना ही कहता है, आपके राघव चाचू नीचे अकेले बैठे हैं, जाओ जाकर उनके साथ बैठो, तब तक मैं और आपकी मम्मा रेडी होकर नीचे आते हैं। आदित्य की बात सुनकर ऋषु मुंह फुलाकर वहां से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैडी उसे नीचे भेजना चाहते थे और वो अब वहां एक और पल नहीं रुक सकता था। ऋषु को बड़ा ही ऐसे किया था आदित्य ने कि जब उसको जाने की बोला जाए तो उसको जाना ही होगा, क्योंकि बड़े अपनी बातें बच्चों के सामने नहीं करते। उसके जाते के साथ ही आदित्य इशिका की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपनी ओर खींच लेता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे राधे।